nation. I'm Pradeep Nambiar. With this, we talk about the news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. One of the famous dialogues of Bollywood, eternal dialogues of Bollywood, Rajesh Khanna. बाबू मशाई जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथों में जापना, उसे ना आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब रंगमंच के कठपुतलियां हैं जिनके डोर ऊपर वाले की उंगली में बंदी है। कौन कब कैसे उठेगा किसी को नहीं पता। One of the eternal dialogues of Bollywood. We welcome now show Kedarnath Bhattacharya Sahab or Kumar Sanuji. Kumar Sanuji, welcome to the show, sir. Namaskar. Namaskar, sir. Namaskar. Welcome to the show. Namaskar, namaskar. Yes. I started with Rajesh Khanna's eternal dialogue, and I think you also love Rajesh Khanna because Kishore Kumar is someone you fascinate. Kumar Sanu sir. Yeah, definitely. Sir, tell us about your beginnings. Your family, in fact, your father was into singing, a little bit of vocalist, and he was born in Dhaka, and then you were born in Calcutta. थोड़ा आप अपने beginnings के बारे में बोलिए. Your fans would love to hear from you. Kumar Sanu sir. हाँ, देखिए, मेरा जो फैमिली म्यूजिकल फैमिली है एंड मेरे घर में वही माहौल था, पूरा क्लासिकल माहौल था एंड सब लोग गाने बजाने में ही था। मेरे घर वाले, दीदी, बहन, भाई, माँ, डैडी, सब हम लोग म्यूजिकल वही चीज़ बचपन से सुनते हुए बड़े हुए एंड आई वॉज ए तबला प्लेयर फर्स्ट। अच्छा। हाँ, 8 साल की उम्र में मैं तबला बजाना शुरू किया एंड बड़े बड़े लोगों के साथ वहाँ पे बजाया एंड आफ्टर दैट बस एक शो में गया था वही बजाने के लिए, लेकिन वहाँ पे मेरा बज गया। सर, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बिकॉज आज के नौजवान लोगों को इसमें मोटिवेशन बहुत मिलेगा कि आप तबला प्लेयर बन के आया था और अचानक आपका तबला आप खेलना बंद कर दिया एक प्रोग्राम में, और उसके बाद वन ऑफ द बिगेस्ट एंड फाइनेस्ट सिंगर्स ऑफ बॉलीवुड बनकर उभर कर आए। तो यह जर्नी कैसे हो गया सर? नहीं, एक्चुअली क्या है कि स्टेज खाली जा रहा था तो जबरदस्ती मुझे खड़ा कर दिया गया। अच्छा। किसी ने कान भर दिया कि भाई ये अच्छा गा लेते हैं, इससे गवा लो, स्टेज खाली जा रहा है, इससे गवा लो। तो मैं डरते हुए गाया, एक गाना गाया, तो उसके बाद लोगों ने बहुत तालियां बजाए, बहुत हौसला दिया, और फिर उसके बाद दूसरा गाना भी गाना पड़ा उनके रिक्वेस्ट से। ओके। एंड आफ्टर दैट मेरे को ऐसा लगा कि भाई आई कैन सिंग यार, कि मेरा गाने में लोग इतना तारीफ कर रहा है तो डेफिनेटली आई कैन सिंग। तो वही हौसला शुरू हुआ था एंड उसके बाद अपना ऑर्केस्ट्रा पार्टी एंड ये सब कर के बस शुरू हो गया था कैलकाटा में शो करना, बस। तो आपके लाइफ वाज अ बेड ऑफ रोजेस, जो युवा आपके फैंस है, यंग फैंस है, वो जानना चाहते हैं कि वाज इट रोजेस, बेड ऑफ रोजेस, सब आसान था कि स्ट्रगल भी बहुत था? स्ट्रगल करते करते आप निकले, किस प्रकार से थे आपका लाइफ इनिशियल स्टेजेस में? देखिए, स्ट्रगल तो मैं आज भी कर रहा हूँ। अच्छा। बात नहीं है, लेकिन क्या है कि बस उस समय क्या था, उस समय स्ट्रगल को समझ में नहीं आता था। उस समय हम गाना गाते थे, मजा करते थे, स्टेज पे हुल्लड़ करते थे, गाना गाते थे, लेकिन एक समय आया जब मेरे को ऐसा लगा कि अगर गाना गाना है, कोई मेन स्ट्रीम में जाके गाना पड़ेगा, ऐसा मेरा अंदर से फील हुआ। एंड उसके बाद मैंने कोशिश करके उधर लेके मैंने ट्रेन पकड़ के आ गया था बॉम्बे एंड उसके बाद यहाँ आके जैसे कि होटल में गाना शुरू किया, पहला होटलों में गाना शुरू किया। दैट्स माई स्ट्रगल एक्चुअली, यू कैन से, कि होटलों में गाना गाते थे और उसमें जो पैसा मिलता था उस पैसे से मैं अपना डेमो कैसेट बनाता था एंड बस यही करते करते एक दिन स्टूडियो में जगजीत सिंह जी आ गया। वेस्टर्न आउटडोर में मैं रिकॉर्ड कर रहा था एंड जगजीत सिंह जी वहाँ पे आ गए थे और उन्होंने आके मेरे को बुलाया एंड बुला के पहला घर पे लेके गया। फिर उसके बाद वहाँ से उन्होंने गाड़ी में बिठा के मेरे को फेमस तारदेव में लेके गया एंड वहाँ जाके फिर पहला गाना रिकॉर्ड किया। तो उसके बाद से उन्होंने मेरे को लेके कलांजी भाई के पास गया, कलांजी भाई को सुनाया, फिर इस तरह से सिलसिला चलता गया। कलांजी भाई मेरे को शो के लिए रख लिया था एंड उधर भी मैं शो करने लगा था ओपनिंग बैट्समैन के तौर पे। बट इस तरह से शुरू हुआ
that was my struggle. Actually, पैसे की कभी कमी नहीं महसूस हुआ, क्योंकि मैं अर्न करता था कैसे भी करके। मैं होटलों में गा के हो या कैसे भी करके मैं पैसा अर्न करता था और उसमें हमारा हो जाता था। तो आपका लाइफ क्या वो आशिकी पिक्चर उसी स्टाइल में है कि वही जो हीरो था वो गाता था उससे, तो थोड़ा मैचिंग होता कि आशिकी जो हीरो था और आप में बिहाइंड द सीन कैसे कैसे लगता, कुछ आपको लगा अपनापन उस आशिकी में? काफी 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 हद तक मिलता जुलता था, लेकिन आशिकी थोड़ा सा अलग था। काफी हद तक मिलता जुलता था, लेकिन क्या है कि पता नहीं ये तो उन लोगों ने क्या सोच के बनाया था और मेरे साथ अगर लिंक भी हो गया। हाँ नहीं, आप जब बात कर रहे हो ऐसे क्लियर कट लिंक है और आपके जो फैंस देख रहे हैं उसको भी ऐसे ही लग रहा है कि यार वो आशिकी में वो जो स्टार था वो और हमारे कुमार शानू साहब, वो क्लियर कट थोड़ा लाइफ का सिमिलैरिटीज दिखने को मिलता है। एटलीस्ट गाते वक्त आपको इमेजिन तो हो गया होगा कि ये मेरे लाइफ का ही पूरा ड्रामा चल रहा है। या गाते वक्त नहीं पता चला था। आफ्टर जब फिल्म बने तो उसके बाद लगा कि थोड़ा बहुत मेरा ही थोड़ा सा मेरा कहानी भी मिलता जुलता है। तो ऐसा कभी सोचा नहीं, ये आपने एहसास दिला रहे हैं मेरे को, मैंने कभी सोचा नहीं। आपका स्टोरी सुन के मुझे याद आया कि आशिकी में इसी प्रकार से चल रहा था, वो हीरो स्ट्रगल करते करते फिर स्टार बन गए। बस डेफिनेटली स्ट्रगल करते करते ही मतलब मैं कुमार सानू बना। बट इसके पीछे लोग ये सोचते हैं कि बस कुमार सानू आया बॉम्बे और उसको काम मिल गया और हो गया। नहीं भाई, मैं आप सोचो ना कि मैं एक बार 81 में आया, एक बार 86 में आया, 86 में आके फिर स्ट्रगल करता गया, फिर 88 में मेरे को शो का मौका मिला, फिर 90s में मेरे को गाने का मौका मिला। उससे पहले मैं छोटा छोटा गाना गा दिया था कुछ जगह पे, क्योंकि मेरा आवाज सुन के कुछ लोगों ने मेरे को गाना गवा लिया था। बट वो सब उस समय काउंटेबल नहीं था। फिर जैसे कि आशिकी से पहले मैंने जुर्म का गाना गा दिया था, जब कोई बात बिगड़ जाए। बट क्या है कि वो गाना आशिकी के बाद हिट हुआ। जब आशिकी हिट हुए उसके बाद हिट हुआ। तो आशिकी एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ का। एंड मेरे ख्याल में गुलशन जी इसके लिए मेनली मैं उनका नाम लूंगा, गुलशन कुमार, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा रिस्क उन्होंने लिस्ट लिया था, मेरे को सारे गाने उसमें गवाए थे। एंड ये पहले के एल्बम के लिए रिकॉर्ड किया था, नॉट फॉर आशिकी फिल्म। इसे एल्बम के लिए रिकॉर्ड किया था। वो एल्बम का नाम था चाहत। और चाहत के लिए रिकॉर्ड किया। एंड आफ्टर दैट महेश भाट जी आके वो गाना सुने और उन्होंने बोला कि भाई ये तो फिल्म के गाने लग रहा है, ये तो एल्बम का गाना नहीं है। तो मजाक मजाक में गुलशन जी बोला तो आप क्या फिल्म बनाओगे क्या? तो बोला आप ऐसा करो, सारे गाने मेरे को एक कैसेट में उठा के दे दो, मैं इसके इर्द गिर्द स्टोरी लिख देता हूँ। बस उस तरह से आशिकी बन गया, सबसे कम खर्चे में इतना बड़ा पिक्चर। और सर उसका सब गाना वो तो सुपर हिट, टीनेज सेंसेशन, यानी इस प्रकार से लोगों के दिल में छा गया वो। इट वाज अनइमेजिनेबल। आज भी लोग वही गुनगुनाते हैं वो आशिकी के घर गाने। हाउ डू यू फाइंड ओवरनाइट सुपरस्टार बन गए थे आप? बड़ा मजा अच्छा लग रहा था। ऐसा नहीं कि आप इसको कैसे बयां करें। जब लोगों ने सुनने लगे और सुपर डुपर हिट हो गया, मैं हॉल में जाके देखा कि उस समय है ना चिल्लर पैसा बहुत गिरता था पर्दे पे। ओके। तो हाँ, तो मेरे सामने मैं बैठा हुआ था, मेरे सामने पैसा गिर रहा था झरझर करके। वो सब मैं अपने आंखों से देखा। मैं सोच भी नहीं सकता कि क्या ऐसा कुछ होगा मेरे लाइफ में। उसके बाद जो हुआ वो तो आपके सामने ही है सारा। वही दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट। एंड आई थिंक स्मैश हिट जिसको बोलता है ना, यस, वो है आशिकी। एंड उसके बाद तो एक के बाद एक आप तो जानते ही हैं, कंटिन्यूज आप तो एकदम जबरदस्त हंगामा बच गया था पूरा। और आशिकी में कौन सा सर आपका फेवरेट गाना कुमार शानू साहब, व्हिच इज योर फेवरेट गाना आपको दिमाग में हमेशा और दिल में चलता रहता है हमेशा? हाँ, वो गाना सब गाना ही अच्छा लगता है, लेकिन तू मेरी जिंदगी है जो गाना है, फैंटास्टिक। यस, हाँ, वो गाना मेरे को ज्यादा पसंद है इस पिक्चर में। तू ही मेरी जिंदगी है। वाह वाह, दैट्स अ ब्यूटीफुल। You want to sing a line or something? You don't want to, as you wish. नहीं, आप अगर चाहते हो तो मैं गा दूंगा। सर, पूरे देश आपको सुनना चाहते हैं। मेरा फैंस देख रहा है, मेरा फैंस जब भी मेरे को देखता है वो कुछ ना कुछ उसके दिल में होता है कि भाई कुछ सुनूं। प्लीज। तो डेफिनेटली मैं गा देता हूँ। हाँ।
हम्म, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। जी। सर इसमें इस चीज को इतना मेस्मराइजिंग था वो गाना, वो जो कैरेक्टर्स वो गाना के ऑन स्क्रीन, आपके जो आवाज पीछे से इतना ब्यूटीफुली हर चीज कोरियोग्राफ था, इट वाज वंडरफुल। आपको भी याद है और पूरे देश को भी, जितने आप बच्चों को पूछेंगे, आज के नौजवान को भी पूछेंगे, इस गाना को पिन पॉइंट कर लेते, दे लव्ड इट फैसिनेटिंगली। थैंक्स। फैंटास्टिक। तो सर ये किशोर कुमार से फैसिनेशन क्या है, व्हाई किशोर कुमार? आपको हाँ, क्योंकि बचपन में मैं उनका गाना सबसे ज्यादा गाया करता था, इसलिए कि मेरा वॉइस थोड़ा बहुत उस जॉनरा का लगता है, टोनल क्वालिटी जो है थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। तो मेरे वॉइस में वो गाना लोग ज्यादा तारीफ करते थे कि भाई तुम्हारा आवाज किशोरदा का गाना बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है तुम्हारे आवाज में। तो वो एक जहन में बैठ गया था कि किशोरदा को फॉलो करे, किशोरदा का स्टाइल अपनाए, किशोरदा का जो बारीकी है उसके ऊपर वर्कआउट करे। तो मेरा ऐसा नहीं कि मैं खाली उनको नकल करता था, ऐसा नहीं। मैं उनका जो स्टाइल ऑफ सिंगिंग, उनका एक्टिंग, उनका थ्रोइंग, उनका जो बारीकी है गाने में, जो छोटा छोटा चीज वो करते थे, वो सब चीज को मैंने अडॉप्ट किया। एंड अडॉप्ट करके मैं गाता था। पहले किशोरदा का गाना गाया मैंने, बहुत सारा गाने किशोरदा के, जितने भी गाने थे किशोरदा के मैं सारा कवर वर्जन में गा दिया था। तो उसमें से बहुत कुछ सीखा मैंने। एंड आफ्टर दैट जब मेरे को आशिकी के समय जब मेरे को मौका मिला, एक 10 गाना एक साथ जब हो रहा था, तब मेरे को ऐसा लगा कि भाई डेफिनेटली आई हैव टू कम आउट फ्रॉम किशोरदा, नहीं तो फिर हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेंगे। तो मैंने ये सोच के थोड़ा सा मैंने अपना वॉइस में मैंने कोशिश किया कि किशोरदा से अपने आप को थोड़ा सा अलग करके एक अपना अलग पहचान बनाने का, जो मैं शुरुआत उसमें से किया था। लोगों ने एक्सेप्ट किया, तब मैं कुमार सानू बना। सर आपका जो सेंसेशन फेवरेट किशोर कुमार जी का फेवरेट सॉन्ग आपको कौन सा लगता है? एवरीथिंग वाज वंडरफुल किशोर कुमार के साथ। नहीं, किशोरदा का कोई भी गाना, मेरे को कोई भी गाना है, ईच एंड एवरी सॉन्ग्स जो है किशोरदा का, वो ऐसा कोई पर्टिकुलर गाना, एक गाना नहीं, उनका सारे गाए हुए गीत जो है, सारे गाए हुए गीत किसी को अच्छा लगता है नहीं लगता, आई डोंट नो, बट मुझे ट्रिमेंडस अच्छा लगता है। बाकी सब लोगों का भी अच्छा लगता है, लेकिन किशोरदा का थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि गाने में किशोरदा ने जिस तरह से एक्टिंग करते हैं, वो खुद एक एक्टर था, वो बहुत बड़े एक्टर थे। तो उनका सिंगिंग में वो चीज दिखता था कि भाई कोई हीरो के लिए जब गाते थे तो इस तरह से गाते थे जैसे कि लगता है कि वो हीरो ही गा रहे। तो ये जो एक्टिंग एंड उनका जो थ्रोइंग है, आज तक आप किशोरदा का कोई गाना ले लीजिए, कोई भी गाना आप ले लीजिए, आप देखिएगा उनमें वो जो उनका जो अल्फाज है, उनका जो बोलने का स्टाइल है, वो हर एक वर्ड आपको क्लियर सुनाई देगा। ऐसे बहुत सारे सिंगरों में से नहीं है कि हर एक जगह आप लोग मिस कर जाते हैं, लेकिन किशोरदा के वही जो क्लैरिटी ना, जो एक प्रोनाउंसिएशन का जो क्लैरिटी था, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। मतलब हर एक वर्ड आपको समझ में आएगा कि किशोरदा क्या बोले जा रहे हैं, क्या गाने में क्या बोले जा रहे हैं। तो ये बात सीखने वाली चीज थी, ये सब मैंने अडॉप्ट किया। फिर उनके गाने में कहाँ पे सॉफ्ट करना है, कहाँ पे लाउड गाना है, कहाँ पे खुशी जाहिर करनी है गाने में, कहाँ पे दुख में एकदम सॉफ्ट सिंगिंग करना है, ये सब चीजें मैंने जब उनका कवर वर्जन गाया, तो ये सब मैंने बहुत अच्छी तरह से बारीकी से मैंने उनको फॉलो किया। एंड देन वो सब चीजें अडॉप्ट करके मैं इम्प्लीमेंट किया अपना गाने में। एंड लोगों को पसंद आया, तो बस उन्होंने मुझे बना दिया जो कुछ भी मैं आज हूँ। कुमार साहब, किशोर कुमार एंड राजेश खन्ना वाज अ परफेक्ट मिक्सचर, जबरदस्त मिक्सचर। ऐसा लग रहा कि आप इसको डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते। तो राजेश खन्ना किशोर कुमार जी का फर्स्ट जबरदस्त गाना कौन सा आपको आज तक आपके माइंड में लिंगर होता होगा? नहीं, वो सब जैसे कि अमर प्रेम हो या बहुत सारे, स्पेशली तो अमर प्रेम का गाना मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा लगता था। जैसे कि महबूबा पिक्चर का गाना हो, या
बहुत सारा है राजेश खन्ना जी के तो एक से एक, आनंद पिक्चर का गाना हो या आप कोई भी गाना ले लीजिए, उनके कितने पिक्चर्स है और कितने गाने उनके साथ उनका एक एक ब्रांड बन गया था। उसके बाद उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ एक ब्रांड बना दिया था। यस यस किशोर यस। दा उससे पहले प्रीवियस उन्होंने देवानंद के साथ एक ब्रांड बन गया था उनका, देवानंद जी के साथ। तो ये जो है ना, जैसा पंचम दा अगर जिंदा होते तो मेरे साथ एक बैंड बनने ही वाला था, ब्रांड उनके साथ। ओके क्योंकि ओके। 1942 लव स्टोरी के साथ एक ब्रांड शुरू हो गया था, बट वो हमारा ये नसीब खराब था। हम देशवासी का नसीब खराब था कि पंचमदा का डेथ हो गया, एंड हमने वो चीज को मिस कर गया। एक वो चीज बन रहा है, जैसे नादिम समन के साथ मेरा एक ब्रांड बन गया था, जैसा जतिन ललित के साथ हो या बापीदा के साथ हो, बाकी तो बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स है। सबके साथ, अनुज जी के 1942 का साथ। जबरदस्त वो लव सॉन्ग वाज ब्यूटीफुल एटर्नली, अभी भी सबके जुबान पर है। 1942 का वो गाना गाएंगे आप जो आप बोले थे, आप अभी कुछ जिक्र कर रहे थे पंचम दा के। ठीक है। ओ एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया, ओ, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। सर नदीम श्रावण जी के साथ आपने करीबन 293 सॉन्ग्स के आसपास गाए हैं। नहीं, 293 फिल्म्स आप कह सकते अच्छा हैं। फिल्म, ओके ओके वो उससे कई गुना ज्यादा ओके ओके। सो नदीम श्रावण जी का एक तो आपने गाया आशिकी वाले, तो बहुत सारे और भी। साजन वाज सुपर, साजन तो जबरदस्त था सर। आई मीन तभी एक ऐसा था साजन की हर टीनेजर के एवरीबॉडी लाउड एवरी सॉन्ग ऑफ साजन। साजन में कुछ अच्छे गाना आप कुछ यार आप तो इंटरव्यू करेंगे क्या? मेरे से शो कराएंगे यार। चलो ठीक है। हाँ, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन, मेरे साजन। फैंटास्टिक सर, या पूरे स्टूडियोज आपके साथ गा रहे थे यहाँ पर आपके। सच अ वंडरफुल सर। यू वर्क विद नदीम श्रावण, यू वर्क अन्नू मलिक, आप जतिन ललित, हिमेश रेशमिया, राजेश रोशन, सबका अपना यूनिक ट्रेंड्स था। बपी लाहिरी, आनंद मिलिंद, यस यस, बपीदा, आनंद मिलिंद, तो दिलीप सेन, समीर सेन, यस यस यस, रिदानाथ मंगेशकर, यस सर। हाँ, और कितना कहूँ, नौशाद साहब, हाँ सर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। सर नौशाद साहब से भी आपने काम किया, दैट्स फैसिनेटिंग। हाँ, नौशाद साहब के साथ मैंने गुड्डू फिल्म, शाहरुख खान का गुड्डू फिल्म करके एक आया था, ओके, जिसमें सारे गाने मेरा था। ओहो हो। हाँ हाँ, How वो was it गाना मेरे working को with रिक्वेस्ट नहीं नौशाद करना, मेरे को याद नहीं है। हाँ, नौशाद साहब के साथ कैसा था सर? हाउ डू यू लाइक वर्किंग विद नौशाद साहब? नौशाद साहब के साथ कैसे आप महसूस कैसे करते थे नौशाद साहब को? नहीं, नौशाद साहब का वो एक स्कूल, अलग स्कूल है। हाँ। उनका जो स्कूल था वो अलग ही स्कूल था।
मैं तो इतना लकी था कि नौसद जी ने नौसद साहब ने मुझे मुझे बुलाया था गाने के लिए, मुझे ही याद किया, मेरे को उन्होंने इस लायक समझा, तो उनके फिल्म के सारे गाने मेरे से गवाए थे, गुड्डू फिल्म के। एंड वो एक राजा किस्म के आदमी थे, जिसके कहते हैं ना कि मतलब बंदूक बंदूक शेर का खाल बाल सब घर में है, मतलब शेर शेर शिकार करते थे। Okay. तो ये इस तरह के लोग थे। दे आर क्या बोले, मतलब इतने बड़े दिल के लोग थे, इतने बड़े मन के लोग थे, बहुत बिंदास लोग थे। तो आई एम लकी कि इस तरह के म्यूजिक डायरेक्टर के साथ मैं कभी, जिनके जिनके म्यूजिक डायरेक्शन में रफी साहब ने गाना गाया, जिनके म्यूजिक डायरेक्शन में बाकी सब लोगों ने गाना गाया, मुकेश जी से लेके सब लोग, लता जी, आशा जी, उनके म्यूजिक डायरेक्शन में मैं गाऊंगा, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता। तो उन्होंने मुझे बुलाया था और मेरे को गाना गवाया था, और उन्होंने जिस तरह से चाहा था उस तरह से मैंने उनको खुश कर दिया था। बहुत खुश हुए थे मेरा गाना रिकॉर्ड होने के बाद। एंड आफ्टर दैट ऐसे जैसे हृदयनाथ मंगेशकर जी है, उनके साथ भी काम करके मेरे को ऐसा लगा कि भाई ये लोगों के साथ, मतलब आई एम सो लकी कि इस तरह के म्यूजिक डायरेक्टर के साथ हम काम किए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, पंचम दा। मेरा दुख है कि मैं किशोर दा को सामने से कभी देख नहीं पाया, उनका पैर नहीं छू पाया, उनको सामने से कभी बात भी नहीं हुआ, ना देख पाया ना कुछ, बट बस। सर नौशाद साहब यहाँ पर थे, एक अलग डायमेंशन में थे। नदीम श्रावण जी एक अलग डायमेंशन में थे। आप या तो कैसे दोनों को आप मैच कर पाएंगे? एक तो अलग, टोटल अलग, और नदीम श्रावण जी टोटल अलग एकदम। कैसे कैसे? देखिए क्या होता है कि हर एक म्यूजिक डायरेक्टर, इसे म्यूजिक डायरेक्टर कहते थे लोग, इसे म्यूजिक डायरेक्टर आज भी कहा जाता है कि वो अपना एक शैली, हर एक म्यूजिक डायरेक्टर का अपना एक शैली होता था, अपना एक स्टाइल होता था। आप म्यूजिक डायरेक्टर लोग इतना एस्टेब्लिश्ड लोग, अपने आइडेंटिटी इतना एस्टेब्लिश किया था कि उन्होंने, जब आप किसी का गाना सुनेंगे तो आप म्यूजिक डायरेक्टर का नाम भी आप बता सकते हो कि भाई ये इनका म्यूजिक है, क्योंकि उनका एक शैली है। तो हर एक देखिए, हर एक शैली में गाना और हर एक को खुश करना, यही तो वर्सेटैलिटी होता है एक सिंगर का। तो हर किस्म के गाना गाना, हर सिंगर म्यूजिक डायरेक्टर को खुश करना, उनका स्टाइल में उनको गाना देके उनको खुश करना। जैसे जतिन ललित का अलग स्टाइल है, बापीदा का अलग स्टाइल है, आनंद मिलिंद जी का अलग स्टाइल है, या तो अनु मलिक जी का अलग स्टाइल है, नादिम समन का अलग स्टाइल है, हर एक का अलग अलग स्टाइल है। तो हर एक को खुश करना, यही तो सिंगर का काम है। ये जो हम लोगों ने इतना सालों से किए, हम आज 22-23-24 गाना गा दिया, बिकॉज ऑफ दैट, कि हमने हर म्यूजिक डायरेक्टर का जो स्टाइल, उनका स्टाइल उनको मैंने वापस दिया गाने के जरिए। वो जो चाहते हैं उनको मैंने वापस दिया, तभी तो खुश होकर लोग बुलाते थे, तभी तो बार बार बुलाते थे, तभी हम कामयाब हुए। नदीम श्रावण जी के बाद अन्नू मलिक एक डिफरेंट फेस था। अन्नू मलिक, बाजीगर, शाहरुख खान, एक डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक, और जो जबरदस्त तरीके से ये काली काली आंखें आप जो गाए, वो माय गॉड, वाज मेस्मराइजिंग। काली काली आंखें तो एकदम हिट हो गया था। तो क्या बोलने का मतलब क्या है आपका? बोलने का मतलब आपने इतना खूबसूरती से एडॉप्ट कर दिया, एक डिफरेंट इंडियन क्लासिकल से एकदम डिफरेंट एक वेस्टर्न काइंड ऑफ गाना में चला गया, एंड दैट वाज फुली एक्सेप्टेड। लोग एक्सेप्ट करने लगे, लोग नाचने लगे उसका। उस वक्त के एकदम हिट गाने थे, हर पब मींस बच्चों का फंक्शन में, कॉलेजेस में, सब जगह यही बजता था, काली काली आंखें। हाउ डू यू फील when you sang that, because something different from? देखिए अभी क्या होता है कि मेरे को एक टाइप में रहना नहीं था। एक टाइप तो लोगों ने हमको जबरदस्ती बना दिया था, रोमांटिक सिंगर, ठीक है, बट आई सैंग ऑल काइंड ऑफ सॉन्ग्स, गजल से लेके, भजन से लेके, रोमांटिक से लेके, पेपी नंबर से लेके, फास्ट नंबर से लेके, कॉमेडी सॉन्ग से लेके, हर तरह के गाने हमने दिए इस इंडस्ट्री को। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आप जब एक प्रोफेशनल, आपका प्रोफेशन जब सिंगिंग है और आप एक प्रोफेशनल सिंगर है, तो यू हैव टू सिंग ऑल काइंड ऑफ सॉन्ग्स। तो आपको सारा स्टाइल में गाना, ये आपको आदी होना चाहिए, क्योंकि आप जानते नहीं हो कि मैं तो मेरा मैं बता रहा हूँ कि मैं जानता भी नहीं था। स्टूडियो में जब जाता हूँ मैं जानता भी नहीं हूँ कि मैं गाना कैसा है, कौन सा गाना है।
कैसे मैं गाऊंगा, गा पाऊंगा ये नहीं गा पाऊंगा, आई डोंट नो। बट स्टूडियो में जाके जब मेरे को लिरिक्स मिलता है, जब गाना सिखाते हैं, ये सब करने के बाद पता चलता है कि ये गाना इस तरह के गाना है, इस तरह के गाना है। तो आपको यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। आपको हर तरह के गाने के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, तभी आप वर्सेटाइल हो सकते हो। अदरवाइज एक टाइप में रह जाएंगे आप। एक तो शाहरुख खान जी के गाने थे, शाहरुख खान वो हाथ लगा के जिस प्रकार से एक एक, तो एक शाहरुख खान हो गया। उसके बाद गोविंदा के गाना है, तो गोविंदा के गाने आप जब गाने लगे तो सुपर हिट था, एवरीबॉडी लाउड और डांस उसके साथ। तो गोविंदा को कोई फेवरेट गाना आपके जो अभी भी थोड़ा सा एक लाइन गा के आप लोगों को आपके चाहने वाले को सुना सकते हैं? कौन सा गाना? गोविंदा का कौन सा गाना आप ही बताओ। राजा 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 कुली का है, कुली नंबर 1, राजा बाबू। विच आपके मन में अगर कुछ आ गए, या तो बहुत सारे गाने उनके लिए बहुत सारे गाने गाए। हाँ, जैसे वो गाना है ना, मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा था, रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। फैंटास्टिक। और नथिंग, अमिताभ बच्चन का तो एक अलग स्टैंड हो गया। अब आपने शाहरुख के लिए गाए, सलमान के लिए गाया, गोविंदा के लिए गाया। अमिताभ बच्चन इज समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। अमिताभ बच्चन वर्सेटाइल। और जब आपको बोला गया कि आपको अमिताभ के लिए गाना, तो आपके मन में कैसे 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 व्यथा हो गया? नहीं, वो तो पहला फिल्म था। जब हमने पता चला, हमको पता भी नहीं चला था कि किसके लिए मैं गा रहा हूँ। एंड आफ्टर दैट जब मैं गाना शुरू किया, तो मेरे को कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई आके दौड़ के बोला कि भाई ये तू किसके लिए गा रहा है मालूम है? तो मैं बोला नहीं, मुझे नहीं मालूम है। बोला अरे अमिताभ बच्चन के लिए गा रहे तुम, थोड़ा सा मुंह खोल के गाओ, थोड़ा हेवी आवाज से गाओ, फुल फोर्स से गाओ। तो मेरे को तो उस समय तो ऐसा डर लग गया था, मैं एकदम मतलब हमारा हालत खराब हो गया था। तो अमिताभ बच्चन जी का एक पिक्चर का गाना मेरे को मेरा बहुत फेवरेट है, दैट पिक्चर कॉल सूर्यवंशम। यस। सूर्यवंशम में एक गाना था उनका जो मेरा बहुत दिल के करीब है। वो गाना मेरे को सबसे ज्यादा पसंद था। उनका जो गाना गाया ना, उनको तो बहुत सारा गाया, इंसानियत पिक्चर में गाया, फिर जादूगर में गाया, फिर और भी पिक्चर हैं। तो सूर्यवंशम में जो उनका गाना था, वो गाना था दिल मेरे तू दीवाना है, पागल है मैंने माना है, दिल मेरे तू दीवाना है, पागल है मैंने माना है, पल पल आहें भरता है, कहने से क्यों डरता है, पल पल आहें भरता है, कहने से क्यों डरता है, दिल मेरे तू दीवाना है। ये गाना फैंटास्टिक। अमिताभ बच्चन वाज अ टावरिंग, एक जायंट। आप जब कभी मिले तो कैसे महसूस हो गया? आपको मालूम नहीं है, हमारे सुनने वाले को भी मालूम नहीं है, हमको इंडस्ट्री में लाने के लिए अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा हाथ है। अमिताभ बच्चन जी अगर नहीं होते तो फिर शायद मैं कुमार सानू आपके सामने नहीं होता। क्योंकि जादूगर फिल्म का गाना जब बन रहा था, तो कल्याण जी भाई हमको सिटिंग रूम में, उनके सिटिंग रूम में हमको म्यूजिशियंस के साथ एक गाना रिकॉर्ड किया मेरा, ऐसा ही जस्ट ऐसा हाथ में माइक देके जैसा रिकॉर्ड होता है, ऐसा रूम के अंदर, वो रूम रिकॉर्ड करके उस कैसेट को, जादूगर फिल्म से पहले ये बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने वो कैसेट को, गाना रिकॉर्ड करके वो कैसेट को उन्होंने, संजय दत्त अमेरिका जा रहे थे, तो संजय दत्त का हाथों वो कैसेट भेज दिया, बोलता है बच्चन साहब को सुना देना। ये मैंने बाद में मेरे को पता चला सब। तो अमिताभ बच्चन जी न्यूयॉर्क में शूटिंग कर रहे थे उस समय, तो इन्होंने वो कैसेट लेके अमिताभ बच्चन जी को दिया, और अमिताभ बच्चन जी को बोला कि कल्याण जी भाई फोन करके पूछा कि ये लड़के का गाना आवाज आपने सुना, कि इस लड़के से आपका आवाज लूं क्या? तो अमिताभ बच्चन जी ने उस समय कल्याण जी भाई को बोला कि इस लड़के से सारे गाने गाओ मेरा, इसका आवाज मेरे को बहुत पसंद है।
तो ये जो उन्होंने कह दिया था ना, उसके वजह से मैंने जादूगर में सारा गाना गा दिया था, उनका फिल्म के, अमिताभ बच्चन के फिल्म के। पिक्चर तो उतना चली नहीं, आप लोगों को भी मालूम होगा, पिक्चर उतना चली नहीं। Yes. लेकिन एक चीज हुआ था कि इंडस्ट्री में सबको मालूम पड़ गया था कि एक नया कोई सिंगर है जो अमिताभ जी के लिए प्लेबैक किया। तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो गया था। एंड सब लोग फिर बुलाने लगे, सब जानने लगे कि भाई सानू भट्टाचार्य जी करके कोई लड़का आया जिन्होंने ये गाना अमिताभ जी के लिए प्लेबैक किया। बप्पी दा किस प्रकार से था? बप्पी लहरी जी बप्पीदा इज अ गोल्डन हार्टेड मैन। बप्पीदा एक ऐसा इंसान थे कि मैं आज तक जितना भी गाना गाया, मैं कभी भी एक बूंद के लिए भी कभी टेंशन नहीं हुआ मेरे को कि बप्पीदा का गाना बोलते ही मैं दौड़ के चला जाता था, कि मुझे मालूम था कि वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो आराम से जाके गा देंगे। बप्पीदा कभी गाना बैठ के नहीं सिखाते थे, उनको इतना कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर कि उन्होंने मेरे जाते ही मेरे को हाथ में कागज पकड़ा देते थे और बोलते थे कि ट्रैक चल रहा है, सुन लो। ट्रैक के साथ मैं गा के रखा है, उसको सुन लो, सुन के तुम माइक पे जाओ। तो कभी भी इतना फ्रीडम देते थे बप्पीदा, और इतना हंसमुख थे, इतना खाना खाने में और खाना खिलाने में इतना माहिर थे, इतना दिल बड़ा था उनका, गोल्डन हार्टेड मैन। तो he was motivation, मजा आता था, मोटिवेट बहुत करते थे बप्पीदा के साथ। बहुत ही एक सिंगर को एकदम मोटिवेट करने के लिए बप्पीदा जैसा म्यूजिक डायरेक्टर इज वेरी रेयर। तो ये सब हम लोग चाहते थे कि ठीक है, किशोर कुमार जी आपके लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था, मोटिवेशन। बट बॉलीवुड इंडस्ट्री में आप कलकत्ता से मुंबई आए थे एक ख्वाब लेके, आप दिखने में भी अच्छा था, कभी ऐसे भी लगा था कि आपको मूवीज में काम करना चाहिए? बिकॉज यू लुक गुड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। देखो भाई, कभी मन में चाहा था? क्या है कि मैंने एक मूवी किया था, बंगाली में एक मूवी किया था जो आपको शायद मालूम नहीं है, जिसमें सिंगर्स का एक रोल था। पूरा पिक्चर में हीरो मैं ही था। गाने भुवन भोरिए दो, वो बहुत दिन चला था कलकत्ता में, 23 वीक्स करीब चला था। एंड लेकिन एक चीज मैंने उस पिक्चर में देखा कि पिक्चर करते टाइम मेरे को महसूस हुआ कि इट्स वेरी बोरिंग जॉब, वेरी बोरिंग। एक डायलॉग अगर सारा दिन में एक 4 लाइन आपका सारा दिन में शूट होता था, और वो 4 दिन एक लाइन बोलने के बाद फिर लाइट शिफ्ट करो, फिर कैमरा शिफ्ट करो, फिर जगह चेंज करो, फिर मतलब दुनिया भर का इतना बैठना पड़ता था। एक डायलॉग बोलने के बाद इतना देर तक बैठना, 2 घंटा बैठ के फिर एक डायलॉग बोलो, फिर 2 घंटा 2.5 घंटा बैठ के फिर एक डायलॉग बोलो। मतलब ये सो बोरिंग जॉब। हैट्स ऑफ टू द हीरोज, हमारे जो बड़े बड़े हीरोज है, इतने सालों से करे जा रहे हैं लोग। मैं तो नमन करता हूँ इन लोगों को भाई। आपके पास वो पेशेंस, नो पेशेंस, आप बोले नो पेशेंस, आपके पास पेशेंस नहीं है वो बनने का। अरे उतना 2 घंटे, अरे 2 घंटे में तो मैं 4 गाना गा के निकल जाऊं। ओके समझ साहब, यू सेड भजन्स, स्पिरिचुअलिटी, आपका कनेक्शन कैसे आप लगता है कि आदमी को स्पिरिचुअल होना चाहिए? आप बहुत सारे अंबे माँ के भजन्स गाए, आप बहुत सारे अलग अलग प्रकार के भजन्स गाए, तो क्या स्पिरिचुअल कनेक्ट है आप में? आप बिलीव, आप महसूस करते हो स्पिरिचुअलिटी अपने अंदर? कैसे आप देखते हो स्पिरिचुअलिटी को? देखिए, ये बहुत बड़ा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन मैं करूंगा थोड़ा शॉर्ट में। प्लीज कीजिए, बिकॉज़ आपके चाहने वाले चाहते हैं ये स्पिरिचुअलिटी पे क्या है। यस, हाँ, डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू, गॉड इज, आपको मालूम होगा, गॉड इज वन। बिल्कुल, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो जीसस हो, चाहे वो अपने गुरु नानक जी हो, या जो है, गॉड एक ही है। गॉड का मैं एक डेफिनेशन आपको छोटा सा दूंगा कि जिंदगी में एक इंसान को किसी एक से तो डरना चाहिए, किसी एक से इंसान को डरना चाहिए। और ये डरने के लिए ये मजहब का जो एक तरीका है, आई थिंक कि लोग कितना भी काम करे, कितना भी कुछ करे, उनको एक चीज में अगर डर हो तो उसके आगे उसको झुकना पड़ता है। तो ये मजहब का स्पिरिचुअल जो आप बात कर रहे हैं कि हम भी कोई गॉड के सामने सर झुकाते हैं, उनको डरते हैं कि भाई 4 झूठ बोलने से पहले मेरे को 5 बार सोचना पड़ता है कि भाई सामने वो है गॉड है। तो एक जो ये डर है ना, ये डर के वजह से लोगों को सटीक रास्ता दिखाने के लिए ये डर को बनाया गया। एंड आई थिंक कि देयर इज अ गॉड, बट सबके लिए एक ही गॉड है, गॉड एक ही है। ये आप चाहे वो दूसरा
कोई भी मजहब में किसी का भी अलग अलग नाम दे दे, कुछ भी दे दे, लेकिन ये जो है ना, ये एक डर है। इस डर की वजह से हम सटीक रहते हैं, हम कोशिश करते हैं ठीक रास्ते पे चलना, हम अपने माँ बाप को पूछते हैं, हम अपने भाई बहन को प्यार करते हैं, हम अपने सोसाइटी में अच्छी अच्छी बर्ताव करते हैं, एक सोसाइटी बना हुआ होता है सब। ये डर, एक डर इसके ऊपर बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो मैं समझता हूँ कि स्पिरिचुअल होना मतलब क्या, आपको भगवान से डरना चाहिए या अल्लाह से डरना चाहिए या जीसस से डरना चाहिए, कोई भी गॉड हो उनको, उनसे डरना चाहिए। ये डर ही है मेन जो आपको सही दिशा दिखाते हैं। आप किस पे बिलीव करते हो? आपका कोई आइडल है जिस पे आप बिलीव करते हो, आप चाहते, बिकॉज क्या इंस्पिरेशन है आपको? कोई भगवान देखो, है? मैं ना हर गॉड को विश्वास करता हूँ, हर गॉड को विश्वास करता हूँ कि चाहे वो किसी के नाम पे। मेरे मन में तो एक ही होता है कि भाई मैं तो हिंदू हूँ, लेकिन मैं सब जगह पे माथा टेकता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं सब धर्म को, सब मजहब को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि हर एक का एक आइडियोलॉजी है, एक सबका एक नियम है, सबका एक कानून है। और हर धर्म में कहीं भी खराब कुछ नहीं लिखते, या हम अगर खराब कुछ करें वो अपनी मर्जी है, अपना मर्जी से हम करते हैं। धर्म में कभी भी कहीं भी कुछ खराब चीज नहीं सिखाते हैं, ना बोलते हैं, कोई भी धर्म में नहीं। सो आई थिंक कि मैं अगर मेरे को आप पूछेंगे कि मेरा आइडल कौन है, ये कौन है, ये एक डेफिनेटली मैं हिंदू हूँ, इसलिए मैं अपना गॉड को मैं मानता हूँ, अपना गॉड को मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ। उसके बाद मैं सारे गॉड्स को भी मानता हूँ, लेकिन अपना गॉड को मैं डेफिनेटली रोज हाथ के सामने तो वही होता है ना, तो हमारे आंखों के सामने वही होता है, तो उनको तो डेफिनेटली मानना चाहिए। अंबे माता के बहुत भजन साहब गाए, भजन में भी आपने बहुत जबरदस्त तरीके से कुछ आपके पूरे चाहने वाले पूरे देश के कुछ ऐसे भजन आप गाना चाहोगे जो आपके दिल के बहुत करीब है? नहीं, अभी तो खैर मैं नहीं गा पाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत साल पहले गाया था। हाँ हाँ हाँ। अम्बे माँ के, हाँ, अम्बे माँ खाली नहीं, नॉट ओनली अम्बे माँ, माता वैष्णो देवी के लिए भी मैंने गाया था। हाँ, हाँ, हाँ। शिव जी के लिए भी गाया था, एंड कृष्णा भगवान के लिए भी गाया था। वैसा ही मैं अल्लाह के लिए भी गाया। हाँ, हाँ, वैसा ही हाँ। मैं जीसस के लिए गाया। मेरा क्राइस्ट का गाना जो यीशु नाथा का गाना है, वो तमिल में चर्च में बजा करता था एक समय, बहुत एक दो चलता लाइन था। आप गाना चाहोगे? बिकॉज चाहने वाले ये भी आपका नहीं, सुनना अभी क्या है कि हर एक धर्म का हम अगर गाने जाए तो डेफिनेटली हमारे को एक तो सब बड़ी बात है कि हमको याद नहीं है। हम याद नहीं होने से मैं वो कर नहीं सकता, उसमें कहीं भी कहीं गलत हो जाए तो दैट इज नॉट गुड, आई थिंक। नो, मुझे कहना कि आपके जो एंसेस्टर्स थे वो ढाका में था। इफ यू वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन, फिर आप कलकत्ता आए, फिर कलकत्ता से मुंबई आए, आपने पूरे अपने आप को एक एक्सपैंड कर दिया, आपके हॉराइजन्स बढ़ गए। मगर अब जिस जो रिलेशनशिप वहां चल रहा है, आपको कभी दुख होता है? आप बोलना चाहते हो? डेफिनेटली देखिए, हाँ। देखिए कलकत्ता में जो हो रहा है उसमें भी मेरे को बहुत दुख है। एंड आई एम द फर्स्ट पर्सन, कलकत्ता का ये कहानी जब हुआ, आई एम द फर्स्ट पर्सन। आप मेरा फेसबुक में देख लेना, हाँ हाँ हाँ। डेट देख लेना, मैं कौन सा डेट को ये बड़ा हमने मैसेज भेजा था, उसमें हमने बताया था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एंड क्या हुआ था हमको हमारे मन में। डेफिनेटली इट्स बांग्लादेश में जो हो रहा है इसमें भी हमको वही, हमारे मुसलमान भाइयों को सबको हमको यही कहना है कि बांग्लादेश में अगर कोई सुन रहा है, कोई देख रहा है, तो उनको डेफिनेटली मैं कहूँगा भाई हम सब भाई भाई है, आपके बदन में भी खून है, हमारे बदन में भी खून है, हम क्यों लड़े, क्यों एक दूसरे को हम काटे मारे झगड़ा करे, क्यों खाली एक मजहब के लिए? नो, दिस इज नॉट द मजहब। भगवान, अल्लाह या गॉड आप जिसको बोलते हो, सब एक ही है। आप जिस तरह से मानते हो वो आपका तरीका है, हम जिस तरह से मानते हैं ये हमारा तरीका है। तो आप प्लीज किसी मजहब को आप अपमान मत करो। एक मजहब को आप अपमान करोगे तो ये अपना ही मजहब का अपमान होता है, क्योंकि गॉड कभी नहीं बोलता है कि किसी मजहब को तुम अपमान करो। तो इसलिए मेरे को दुख तो बहुत हुआ बांग्लादेश का ये कहानी सुन के, एंड कलकत्ता का ये कहानी सुन के। जब भी जहाँ कहीं भी होता है, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, जहाँ कहीं भी होता है, महाराष्ट्र हो, ये बहुत दुख वाली बात होती है जब इस तरह की कोई घटना घटती है। तो इसमें डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि इसमें देखो, एक सरकार कुछ नहीं कर सकते, एक सरकार इसमें कुछ नहीं करता है। दिस इज द सोसाइटी हम किस तरह से बिहेव करते हैं, हम इसमें हमारे देखो बॉलीवुड का एक रोल भी है
बॉलीवुड का भी एक रोल है। बॉलीवुड का जो पिक्चर बनता है उसमें आप कितना क्रुएल्टी, कितना वायलेंट, कितना आप दिखाते हो, उसका भी एक असर होता है समाज के ऊपर। सो ये भी हर तरह से सबको ख्याल रखना पड़ेगा कि भाई सोशल लाइबिलिटीज जो है उसको निभाना चाहिए एक सेलिब्रिटी के तौर पे, हर एक को। और एक आम पब्लिक को भी ये समझना चाहिए कि किसी भी मजहब को हमको अपमान करने का हक कोई भी मजहब नहीं देता है। सो सारे गॉड हमारे लिए एक है, सब हमारे लिए सम्मान, हमारे लिए पूजनीय है। सो ये सिखाते ही नहीं है कोई गॉड, कोई धर्म। तो you were a part of the बीजेपी। कुमार सानू साहब, आप बीजेपी के डेफिनेटली आई एम नॉट बीजेपी। अच्छा, 2004 2014 ये मैंने एक बार गया था बीजेपी में, मैं एक बार ज्वाइन किया था क्योंकि मेरा कुछ मकसद था। जैसे कि मैं 2 अनाथ बच्चों का स्कूल चलाता हूँ, आपको शायद मालूम नहीं होगा। हाँ। कि ये मेरा निजी मामला है, मेरा कोई एनजीओ नहीं है। हम जो गाना गा के पैसा कमाते हैं उसमें से एक थोड़ा सा अमाउंट मैं इन अनाथ बच्चे लोगों के लिए खर्चा करता हूँ। तो मेरा एक स्कूल है कुमार सानू विद्या निकेतन इन कैलकाटा, कैनिंग, एंड 1 स्कूल इन द्वारका, दिल्ली। तो क्या होता है कि मैं सोचा था कि मैं बीजेपी में ज्वाइन करूंगा, ज्वाइन करके मैं एक कुछ गवर्नमेंट की तरफ से मेरा स्कूली बच्चे को अगर कुछ हेल्प मिल जाए, ये सोच के मैं गया था। लेकिन क्या है कि मैं देखा कि इसमें ना टाइम बहुत देना पड़ता है, इसमें समय देना पड़ता है जो हमारे लिए संभव नहीं है। क्योंकि आई एम स्टिल सिंगिंग। मैं आज भी महीने में कम से कम नहीं तो 15 से 20 गाना मैं आज रिकॉर्ड करता हूँ, आज भी महीने में। तो आई एम स्टिल बिजी विद दैट। तो अभी देखिए कि मैं वो सोच के गया था, तो मैं फिर बाद में देखा कि मैं समय नहीं दे पाऊंगा। तो मैंने बोला था कि आप लोगों को कभी जरूरत पड़े तो मेरे को डेफिनेटली आई विल हेल्प फॉर एनीबॉडी। तो मैं इस तरह से बोल के मैं वफा किया। मैं बोला कि मैं कोई पार्टी, मेरा कोई पार्टी नहीं है, मेरा एक ही पार्टी है, म्यूजिक पार्टी। एंड सबसे बड़ी बात है कि हर पार्टी में, हर ये जो दल होता है, हर दल में मेरा फैंस है। यस यस। तो हम कोई एक पार्टी में जाके हमारे फैंस को क्यों नाराज करें? we'll come to the end of the program. कुमार सानू साहब, one final beautiful 2-line song जो आपको लगता है कि यंग जनरेशन को मोटिवेट करेंगे। ये जब सर्वधर्म की बात किए, बहुत सारे अच्छे बातें आपने किए जो आपको इंस्पायर करता हो, आपको जिंदगी में डेफिनेटली आप ले लीजिए। हाँ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। Thank you, Kumar Sanu Sahab. Thank you. A fantastic evening with you. Thank you so much. You've been an inspiration for millions of fans across the globe and India. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much. That was with Kumar Sanu Sahab. Then we come to our debate.